Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Zia. I welcome all of you from Master of Medical Knowledge Hub for today's lecture of fluid balance in surgical patients. Fluid balance is a very important aspect in perioperative management of surgical patients. What are the causes of fluid volume deficit? ये भी हम स्टेप वाइज जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे हैं कि causes क्या है। वो जैसे हमने बात की थी प्रीवियस स्लाइड में भी कि या तो इनटेक कम है, वाटर का गेन कम है, वाटर का इनटेक कम है, या लॉस ज्यादा है। कम इनटेक क्या है? इफ द पेशेंट इज निल बाय माउथ, मेडिकल कंडीशन है, उसकी वजह से पेशेंट इनटेक नहीं ले रहा, या सर्जिकल ऐसी कंडीशन है जिसमें उसको थेराप्यूटिकली उसको एडवाइस किया गया है कि आपने माउथ से इनटेक नहीं लेना और उसकी प्रॉपर फ्लूइड से हम कंपनसेशन नहीं कर रहे। So this is the lack of intake. Then second is the dysphagia. Patient is unable to take orally. उसको भी अगर हम प्रॉपर पेरेंटरल रूट से उसकी कंपनसेशन नहीं करेंगे तो पेशेंट विल गो इनटू द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. Then the third condition is the tube-fed individuals, जिनको किसी भी ओरोगैस्ट्रेट, परक्यूटेनियस, किसी भी ट्यूब के रास्ते हम उसे फीडिंग दे रहे हैं, तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें इनटेक के डिक्रीज होने का चांस होता है अगर उसका इनटेक आउटपुट प्रॉपर बैलेंस मेंटेन ना किया जाए. देन इम्पेयर्ड थर्स्ट मैकेनिज्म, पेशेंट किसी ऐसी कंडीशन में है जिसमें कि उसका थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिव नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, जब हमारा बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है तो हमारी थर्स्ट इंक्रीज करती है, वो मैकेनिज्म होता है और हम फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ा लेते हैं. तो अगर वो मैकेनिज्म इफेक्टिव नहीं है तो ये वो कंडीशन है जिसमें इनटेक प्रॉपर नहीं हो रहा एंड पेशेंट विल गो इनटू द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. देन द सेकंड कंडीशन इज इनटेक इज नॉर्मल बट द लॉसेस आर एक्सेसिव. फॉर एग्जांपल, पेशेंट इज हैविंग वोमिटिंग, severe diarrhea, patient is having a fever which is leading to the evaporation of the water and loss of water. There is the gastrointestinal suction. We are removing the gastrointestinal secretion due to some surgical and medical condition. There is the blood loss or the patient is having a burn. Because in burn, what happened? Skin is lost. And skin is the major organ which is controlling the fluid homeostasis. तो फ्लूइड की होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेगी, स्किन उसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रही, फ्लूइड का वहां से इवेपोरेशन से लॉस होगा एंड पेशेंट विल गो इनटू द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. अंडरस्टैंड जी? नाउ अब हमें आइडिया हो गया कि क्या काजेज हैं, क्या मैकेनिज्म हैं और किस लेवल पे कितना फ्लूइड होता है और उसमें क्या उसकी परसेंटेजेस होती हैं. अब हमने असेस करना है एक सर्जिकल पेशेंट में पेरी ऑपरेटिव पीरियड में हमने असेस करना है कि कितना फ्लूइड बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हुआ है. तो उसको हम कैसे असेस करेंगे? देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच आर द क्लिनिकल एज वेल एज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन. तो क्लिनिकल मेथड्स में क्या है कि पेशेंट से सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे कि रीसेंट इनपुट और आउटपुट क्या चल रहा है उसका. इसमें जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं इनमें इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाता है और उसको असेस किया जाता है कि पेशेंट की इनटेक और आउटपुट में बैलेंस है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको टाइमली रिप्लेस किया जाए. देन द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, देन द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट, daily weight of the patient. It is very important. You can weight the patient, as we have noticed that the major of the body weight is composed of the water. तो बॉडी वेट से हमें आइडिया होगा कि वो डेफिसिट में जा रहा है या एक्सेस फ्लूइड जो जैसे हम कहते हैं कि फ्लूइड ओवरलोड. तो मोस्ट ऑफ द सर्जिकल पेशेंट जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड में होते हैं वो फ्लूइड ओवरलोड में चले जाते हैं. तो डेली वेट से हमें इन चीजों को मॉनिटर करने में हेल्प मिलेगी. Then the skin turgidity, mucous membrane of the patient. Just ask the patient to open the mouth and see the mucous membrane. In a well-hydrated patient, mucous membranes are wet. But if the tongue is dry, mucous membrane is dry, it means that the patient is going into the dehydration. Then the mental status of the patient, whether the patient is in hypovolemia or hypervolemia, there are changes in the mental status. Then the lab analysis. Laboratory values, कि उसमें डिफरेंट आयंस की जो कैट आयंस, आयन आयंस हमने स्टडी की हैं लास्ट स्लाइड्स में, तो उनमें क्या वेरिएशंस आई हैं उसके मुताबिक हमें आइडिया होगा
कि पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस का स्टेटस क्या है। फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स क्या है कि अगर पेशेंट हाइपोवोलीमिया है तो देयर इज द, ये हम वही बातें जो भी हमने की हैं, जस्ट इस चार्ट में हम उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हाइपोवोलीमिया में देयर इज द पुअर स्किन टर्जिडिटी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, टैकीकार्डिया, आर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। When the patient is asked to stand from the lying position or sitting position, there is the pooling of the blood in the veins of the leg, और उससे पेशेंट को आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में जाता है। तो ये उसके हाइपोवोलीमिया को शो कर रही होती है। Then the weight loss, sunken eyes, azotemia, raised levels of the urea, and then the oliguria, जिसमें कि यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाती है। ये उसकी मॉडरेट टू सीवियर हाइपोवोलीमिया का इंडिकेशन होता है अगर पेशेंट ओलिगुरिया या एजोटीमिया में जा रहे हैं। Then the hypervolemia. Hypervolemia में there is the shortness of breath even at the rest or with the exertion. There is the hepatojugular reflex, which is a clinical test which can be performed on a patient. Ascites, accumulation of the fluid in the abdominal peritoneal cavity. Then the pitting edema, presence of the fluid in the interstitial spaces beneath the skin, subcutaneous spaces, and then the weight gain of the patient. So these physical signs and symptoms, very simple, we can judge the fluid status of the patient. Our focus is that we should assess the patient in a simple ways, that whether the patient is having a hypovolemia or a hypervolemia. Now, in next step, we will move to the laboratory evidence of the fluid, body fluid disturbances. In hypovolemia, there is the derangement of the serum electrolytes, which we cations and anions, which we have discussed already, serum urea, nitrogen, and creatinine, hematocrit level, urinary electrolytes and specific gravity, 24-hour urine for the creatinine clearance. And similarly, we can advise some test for the hypervolemia. So these laboratory values also assist us to know the exact level of the body fluid disturbance. Thank you very much for today. Next time we'll meet in the next topic.